नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और साथ ही अपनी प्रिपरेशन को, अपनी यूपीएसआई की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमारे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू यानी टॉपिक वाइज सीरीज और जो मॉक टेस्ट की सीरीज हमारी चल रही है उसका मॉक टेस्ट नंबर, उस क्रोनोलॉजी में मॉक टेस्ट नंबर हम 6 करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हमने मॉक टेस्ट नंबर अपना 5 कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिस तरह से आपके यूपीएसआई के एग्जाम में मैथमेटिक्स सेगमेंट में 40 क्वेश्चंस आते हैं, हमारा टारगेट रहेगा कि उन 40 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आ जाएं, यानी कि आप आउट ऑफ आउट मैक्सिमम स्कोर अपना मैथमेटिक्स के सेगमेंट में यूपीएसआई में करें। ये हमारा टारगेट रहने वाला है। इस सीरीज को चलाने का यही पर्पज है कि आप सभी लोगों को यूपीएसआई की 2 स्टार यूनिफॉर्म दिलाने का ये पर्पज है। तो दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 6 की। और इस मॉक टेस्ट नंबर 6 में 40 क्वेश्चन है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कितने आपके नंबर आते हैं, आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी पीडीएफ की बात कर देता हूं तो टेलीग्राम हमारा है मैथ्स 247 करके। मैथ्स 247 करके हमारा एक टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की, अपने इस मॉक टेस्ट नंबर 6 की। और उसके मॉक टेस्ट नंबर 6 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बिना किसी देरी के हमें ये 40 क्वेश्चंस की सीरीज को, 40 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना है और आपको बताना है कि आपके इन 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही तरीके से बन गए हैं। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 एंड V1 अनुभाग में छात्रों की संख्या 72, 96, 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की संख्या कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र बैठे। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? बोलो, इतनी बात क्लियर होगी? क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्कूल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में हमारे पास A1, A2 और V1 हमारे पास ये 3 अनुभाग हैं। A1 में हमारे पास 72 लोग हैं, A2 में हमारे पास 96 लोग हैं और B1 में हमारे पास 144 लोग हैं। हमें बताना है कि कितने कमरों की आवश्यकता होगी, कितने कमरों की आवश्यकता होगी जिनमें एक ही अनुभाग के बराबर बराबर छात्रों को बैठाया जाए। आप बराबर बराबर छात्रों के लिए सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम। आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आता है 24। यानी मैं ये तो कह सकता हूँ कि 24 छात्रों का ग्रुप बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 24 72 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि ये कितने को डिवाइड कर देगा? 24 के कितने ग्रुप बनेंगे? इसमें 3 ग्रुप बनेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 कमरों की जरूरत पड़ेगी। अब 96 में से कितने ग्रुप बनेंगे? आप बोलोगे भैया 4 ग्रुप बनेंगे, यानी यहाँ 4 रूम की जरूरत पड़ेगी। 144 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 भागों में हम 24 छात्रों को, 144 छात्रों को बांट सकते हैं। तो इस तरीके से 6 रूम की 144 छात्रों को बैठाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो टोटल रूम हमसे पूछा, तो टोटल रूम कितना होगा? आप बता सकते हैं भैया टोटल जो रूम हमारे पास होंगे वो कितने होंगे? आप बोलोगे भैया 3 + 4 + 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 13। यानी कि 13 रूम हमारे को आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम अपने टोटल छात्रों को एक निश्चित वैल्यू के समान बैठा सकते हैं, यानी कि 24-24 करके बैठा सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विपरीत दिशा में चल रही 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रम से 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार करती हैं। यदि वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी चाल का अनुपात हमें बताना है क्या होगा। चाल का अनुपात उनका हमें बताना है क्या होगा। देखो, सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आप
ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि ट्रेन मेरे पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन मेरे पास ए है और एक ट्रेन मेरे पास बी है। इस ट्रेन की जो लंबाई है मैं मान लेता हूँ ए मीटर ही है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास बी मीटर है। मान लेते हैं, चलो इसकी लंबाई जो है हमारे पास एक्स मीटर है और इस वाले ट्रेन की लंबाई हमारे पास वाई मीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको पार करने का इनका क्रम से 54 सेकंड और 1.5 मिनट का टाइम है। यानी मैं कह सकता हूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आदमी को पार कर रही है ट्रेन, तो उस ट्रेन को अपनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी, तब वो आदमी को पार कर देगी। इतनी बात क्लियर होगी। देखो इस तरीके से मान लीजिए ये ट्रेन है और ये ट्रेन हमारे पास ये ट्रेन, और मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई कोई एक्स मीटर है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ मान लीजिए आप कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ आप एक व्यक्ति मान लीजिए, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। तो मुझे बताओ ये ट्रेन कब इस व्यक्ति को पार कर देगी? आप बोलोगे भैया ये ट्रेन तब इस व्यक्ति को पार कर देगी ये जब अपनी कंप्लीट दूरी को तय कर लेगी, यानी कि एक्स किलोमीटर की दूरी को ये तय कर लेगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, अगर कोई ट्रेन किसी चेक पोस्ट को पार करती है और अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पास करती है, तो वो ट्रेन अपनी ही दूरी को तय कर रही होती है। इतनी बात क्लियर होगी। तो आप मुझे बताओ, इसमें बोला है कि ए ट्रेन जो है अपनी ही दूरी को तय करने के लिए, किसी व्यक्ति को पार करने के लिए 54 सेकंड का समय लेती है, और दूसरी तरफ जो एक दूसरी हमारे पास जो ट्रेन है, वो अपनी ही दूरी को तय करने के लिए कितने टाइम लेती है? 22 मीटर की दूरी तय करने के लिए वो 1.5 मिनट, यानी मैं कह सकता हूँ कि 90 सेकंड का समय लेती है। और जब ये एक दूसरे को पार करती हैं, यानी कि x प्लस वाई को पार करती हैं, तो ये 54 सेकंड का समय लेती है। आप मुझे एक बात बताइए, जो समय इनको लगेगा, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जो इनको समय लगेगा, ठीक है, इनको जो समय लगेगा वो इनके समय के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो? जब ये एक दूसरे को, या मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो चाल होगी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी जो ट्रेन है, दो ट्रेन है, वे आपस में एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है, तो उनकी जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है। तो आप मुझे बताओ, ये तो उनकी दूरी हो गई, ये तो दूरी होगी दोनों ट्रेन की, और सेकंड समय हो गया, तो दूरी बटे समय बराबर क्या होता है? चाल होता है। तो आप मुझे बताओ, एक्स की चाल ये होगी और वाई की चाल ये होगी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप बोलोगे ठीक बात है भैया, सापेक्ष दूरी बराबर हो जाएगी, सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगी। अब इसको आप सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ 270 हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम आएगा। ये हो जाएगा आपके पास 5x और ये हो जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x प्लस के वाई अपॉन अपॉन 740। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो ये आएगा आपके पास 370x आएगा और प्लस हो जाएगा आपके पास 222 बाई हो जाएगा और बराबर हो जाएगा दोस्तों 270x और प्लस 270 बाई, 270 बाई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? मैं दोबारा एक बार अच्छे तरीके से लिख देता हूं, बोलो। ये हो जाएगा हमारे पास 370x प्लस ये हो जाएगा 222 बाई हमारे पास और बराबर हो जाएगा 270x और प्लस के 270 बाई। इतनी बात क्लियर होगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 48 बाई हो जाएगा, और जब इसका आप क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 25x और बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना? 12 चौक 48 बाई। यानी अगर मैं x और बाई का रेशियो निकालना चाहूँ, x और बाई का रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या रेशियो आ जाएगा? आप बोलोगे भैया इनकी जो दूरी हो जाएगी ना, इनका रेशियो आ जाएगा, x रेशियो बाई का रेशियो आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12:25। अब क्योंकि हमें इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, हमें इसका रेशियो निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, मैं आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ, आप एक बात समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो अब हमें बताया क्या गया, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि इनकी स्पीड क्या होगी। आप मुझे बताओ जो x की स्पीड होगी वो कितनी होगी? x कितनी दूरी चल रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी चल रहा है, कितने समय में? 54 सेकंड में। और क्योंकि हमें इनका क्या बताना है, क्योंकि हमें इनका रेशियो बताना है, तो बराबर रख देंगे। और बाई की वैल्यू कितनी है? 25, 25 बटे कितना हो जाएगा? 90।
आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, आप बोलोगे ये आएगा भैया 18 तिया 54 और 18 पंजे 90 और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 बार। यानी जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4:5। इतनी बात क्लियर होगी, 4:5 हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा समय लगा क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन मुझे इस तरीके से क्वेश्चन समझाना है कि ताकि इस रिलेशन से, यानी कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप उसको अच्छे तरीके से कर दो। मुझे इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, यदि 10 नलिकाओं का क्रय मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना। इसमें बताया गया है 10 नलिकाओं का सीपी जो है वो दोस्तों बराबर है कितने, 5 नलिकाओं के एसपी के बराबर है। इतनी बात क्लियर होगी। तो आप मुझे बताओ एसपी और सीपी में रेशियो क्या आ जाएगा, एसपी और सीपी में रेशियो आ जाएगा भैया 10:5। तो आप मुझे बताओ कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलोगे भैया 5 यूनिट का फायदा हो रहा है और 5 पे ही फायदा हो रहा है, मल्टीप्लाई 100%। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 100% आंसर आ जाएगा, हमारे पास 100% इसका लाभ हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप बेसिक तरीके से जाओगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा, और आप अगर शॉर्टकट मेथड से जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें बोला गया है 44.897 मल्टीप्लाई 45 पॉइंट, आपको ऊपर लिखा हुआ है ना तो मुझे नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये देखा है 44.897 45.0087 101.111। अगर मैं इसको मान लेता हूँ लगभग, देखो लगभग में जाएंगे क्योंकि इसमें आंसर जो है ना बहुत दूर दूर है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत दूर दूर आंसर है तो कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं अगर हम लमसम में वैल्यू लेंगे। तो अगर मैं इसको 45 मान लेता हूँ और इसको भी अगर मैं 45 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ लगभग 100, तो क्या मेरा आंसर आएगा, आप बोलोगे 45 का जो स्कोर होगा ना भैया वो हो जाएगा आपके पास 2025, और मल्टीप्लाई लगभग अगर हम 100 से करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा ना वो 2000 यानी कि 2,0500 के आसपास आएगा, इतना आएगा हमारे पास आंसर। तो इसके लगभग कौन सा आंसर होगा, वही उत्तर हो जाएगा। देखो ये नहीं हो सकता ये ज्यादा हो जाएगा, ये इससे कम होगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर हमारे पास एक ही बचता है ये, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर लिखा है, अप्रोक्सीमेशन में हमने इसका आंसर लिखा है क्या, 24300। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अप्रोक्सीमेशन से आप जा सकते हो। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, इसकी तो आकृति ही गायब है, इसकी तो हमारे पास आकृति ही गायब है। ओके, तो मैं इसको आगे मतलब नेक्स्ट बताता हूँ, इसको बाद में बताता हूँ आपको, पहले करते हैं हम अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या बतानी क्या होगी, पहले 5 दिनों के लिए विषम दिनों की संख्या बतानी। ठीक है भैया, 5 महीने की बात हो रही है ना, तो सुनो, शुरू का महीना जो होता है जनवरी कितने का होता है, आप बोलोगे 31 का। फिर अगला महीना क्या होता है, अच्छा ये बोला कि अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो हमारे पास 5 महीनों का जो विषम दिन होंगे, विषम दिन का मतलब होता है कि जो दिन हमारे पास 7 से कटने के बाद जो शेषफल आता है ना वो विषम दिन होते हैं। कितने दिन हो गए, 31 दिन का जनवरी होता है, उसके बाद फरवरी होता है 29 दिन का, फिर उसके बाद फरवरी के बाद क्या आता है आप बताओ, मार्च आता है। बोलोगे फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है दोस्तों। ठीक है, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, और मार्च कितने दिन का होता है, आप मुझे बताओगे कितने दिन का होता है मार्च, मार्च 31 दिन का होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल कितने दिन का होता है, आप बोलोगे भैया 30 दिन का होता है। और लास्ट जो 5वां महीना होगा मई आएगा, मई कितने दिन का होगा, आप बोलोगे 31 दिन का होगा। अब आप इसको ऐड कर लो सबको, जब आप इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो आपके पास आएगा, ठीक है, ऐड करने के बाद जो आपके पास आएगा, देखो 31 3 बार है तो 31 के कितने होते हैं, 93 होते हैं। तो 93 प्लस के ये कितना हो जाएगा, 59। जब इसको आप ऐड करोगे दोस्तों, जब इसको आप 59 को ऐड करोगे तो 152 आएगा, 152 डेज आएगा। अब ये 152 डेज जो है ना, इसको आप 7 से डिवाइड कर दो, जब 7 से डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, कितना बचेगा बोलो,
जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। बोलो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा एक, 7 ही कम 7 हो जाएगा। तो दिन कितने बचेंगे वापिस? वापिस 5 दिन बचेंगे, क्योंकि 12 बच रहा है तो 5 दिन शेषफल बचेंगे। जो ये 5 शेषफल होता है ना, यही हमारे पास विषम दिन होते हैं, यानी कि 5 हमारे पास विषम दिन हो जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया विषम दिन का कैसे निकालते हैं? सारे दिनों को जोड़कर उसको हमें 7 से डिवाइड करना, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारे पास विषम दिन होंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है, तो क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा? ओके, देखो आप बताओ, 20% की सीधी छूट दे रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 रुपए की वैल्यू 4 रुपए में बेच रहा होगा। उसके बाद 30% का मुनाफा भी कमा रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 10 रुपए की वैल्यू 13 रुपए में बेच रहा होगा। अब आप इनका रेशियो निकाल दो। ये आपके पास मार्केट प्राइस होता है, ये आपके पास सेलिंग प्राइस होता है, ये आपके पास सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। तो बोलो कितना आएगा? ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास 14, 13 चौका 52 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 40। यानी हम कह सकते हैं, सॉरी 13 होगा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, माफ़ी माफ़ी, ये हो जाएगा 13 यानी कि 13। तो 13 पंजे 65 आ जाएगा। अब आप देखो कितना अधिक है, आप बोलोगे भैया 25 अधिक है, सीपी से अंकित मूल्य कितना अधिक है? आप बोलोगे 25 अधिक है, और किससे? आप बोलोगे भैया 40 से। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 2500 को डिवाइड करो आप 40 से। जब 40 से डिवाइड करोगे ये तो कट ही जाएगा, 4 से डिवाइड, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 62.5। 62.5% हमारे पास इसका अंकित मूल्य अधिक हो जाएगा, किससे? सीपी से। इतनी बात क्लियर होगी। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 नंबर। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 192 रुपए प्रति केजी वाले मूल्य वाले मिश्रण को 150 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले मिश्रण के साथ इस प्रकार मिलाया जाता है ताकि अंकित मिश्रण को, जो अंतिम मिश्रण है, 194.4 रुपए का प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमें लाभ नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसी हमारे पास ऐसा मूल्य आना चाहिए जिसमें लाभ ना हो। अब मुझे बताओ 9, ये 194.4 जो है हमारे पास, ये 20% के लाभ की बात आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 120% की वैल्यू है। तो मुझे यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 944। तो आप इसको 12 से काटो तो कितना बचेगा? 12 ही कम 12 बचेगा कितना दोस्तों? बचेगा आपके पास 7। तो 12 छंग 72 और 12 दूनी 24, यानी मैं कह सकता हूँ कि 162 रुपए में मिश्रण में बेचना पड़ेगा, तब उसको ना लाभ ना हानि होगी। तो आप मुझे बताओ, देखो 94 केजी वाला है एक, सॉरी 92 वाला है, 192, एक 150 वाला है, और जो ओवरऑल मिश्रण को बेच रहे हैं 162 में बेच रहे हैं। तो आप बताओ रेशियो कितना आ जाएगा? आप यहाँ से बोलोगे भैया 12 आ जाएगा, और यहाँ से बोलोगे आप 30 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो निकाल दो। देखो 5 से कट जाएगा 4 बार, और 5 से कट जाएगा 6 बार, सॉरी 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 सॉरी, ये आ जाएगा 3 से कटेगा ना, तो 3 से कट जाएगा 4 बार, और 3 से कट जाएगा दोस्तों, देखो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 12, और ये कितना बचेगा आपके पास? 30 बचेगा ना। हाँ तो सही है ना। आप इसको काटो 6 से, देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 2:5 इसका उत्तर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही उत्तर आपके पास हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। फाइंड द मीन ऑफ 0, 2, 2, 2 -3, 5, 0। दिस, ये नंबर है, ये डाटा है हमारे पास, इसका मीन बताना है। तो मीन बताने के लिए क्या करना होता है? मीन बताने के लिए दोस्तों इन सबको ऐड करने के बाद, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें करना होता है। तो इन सबको जोड़ दो, देखो 0 + 2 + 2 + 2 -3 + के 5 + के 0 -के 5 + के 5 -के 3 + के 6 + के 6 + 5 + के 6, यानी अपोन में कितना आ जाएगा? आप देखोगे, देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14, यानी कि 14 नीचे आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करो, सॉरी आप इसको सोल्व करो, देखो 5 से ये 5 कट जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। 3 और 3 6, ये माइनस के हो जाएंगे, 1 6 ये कट जाएगा इससे। इतनी बात भी क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब आप इन सबको जोड़ दो, क्योंकि सब वैल्यू प्लस में आ रही है। देखो 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 5 11 हो जाएगा,
11 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलो 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 17 और 6 23, 23 और 5 हो जाएगा 28। यानी मैं कह सकता हूँ 28 बटे मेरे पास क्या आ जाएगा 14। तो 28 बटे 14 कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो मीन आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। यानी ए ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। जेड अपॉन वाई बराबर है, देखो जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/3, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 अपॉन वाई की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3। देखो दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूले से कर लो या आप डायरेक्ट कर लो। देखो मैं मान लेता हूं कि जेड की वैल्यू मेरे पास 1 यूनिट है और वाई की वैल्यू मेरे पास 3 यूनिट है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो 3 9 27 हो जाएगा, तो 27 प्लस के 1 हो जाएगा अपॉन, आप बोलोगे यहाँ पे 3 3 9 27, 27 माइनस के कितना हो जाएगा 27 माइनस के 1 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 28/26 हो जाएगा, या मैं इसका आंसर बता सकता हूँ दोस्तों 14/13 हो जाएगा। यानी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 2 ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को। देखो इसमें बोला गया है 99 35 अपॉन दिस मल्टीप्लाई 72, इसका हमें आंसर बताना क्या होगा, ठीक है, इसका हमें आंसर बताना क्या होगा दोस्तों। तो देखो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, या तो आप इसको सोल्व करने जाओ या आप जाओ बिल्कुल लमसम के हिसाब से, मतलब बिल्कुल आप जाओ इसके अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, अप्रोक्सीमेशन से के जाएंगे हम, क्योंकि वैल्यू का आंसर बहुत अलग अलग है, मतलब बहुत अलग अलग वैल्यू है, बहुत अलग अलग आंसर है। तो हम अप्रोक्सीमेशन से जाएंगे, हम मान लेते हैं ये 100 है, ये मान लेते हैं हम, देखो अप्रोक्सीमेशन से जा रहे हैं, ये हम मान लेते हैं 100, और 100 की मल्टीप्लाई हमें 36 में करनी पड़ेगी और प्लस इसमें 35 ऐड करना पड़ेगा और अपॉन आएगा 36 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 72, ठीक है। जब आप इसमें 72 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, और 72 को डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 3635 आ जाएगा, 3635, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो आप बोलो देखो हमने वैल्यू अधिक ली है तो आंसर भी हमारा अधिक आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन जो आंसर होना चाहिए वो एक्चुअल एक्चुअल आंसर से अधिक होना चाहिए थोड़ा सा। तो आप मुझे बताओ, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग कितना आएगा, आप बोलोगे 7270 आएगा। अब 7270 किसके आसपास है, आप मुझे बताओ, ये अधिक मान है, इससे कम मान होगा एक्चुअल, एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो इससे कम होगी, तो इससे अधिक ये है तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही हमारे पास आंसर बच जाता है, क्या आंसर बच जाता है हमारे पास 3। तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा एक्चुअल, ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों क्या, एक्चुअल जो हमारे पास आंसर आएगा वो जो 7198, 7198 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 की। इसमें बोला गया है 3√16 कौन सी नंबर है, 3√16 क्या है। आप बोलोगे 3√16 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 16 को हम 4 लिख सकते हैं, तो कितना आएगा 12, तो 12 एक तो इंटीजर नंबर है, बिल्कुल इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है, देखो प्राइम नंबर नहीं है, इरेशनल है या इमेजिनरी, तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, और 13 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशा में दौड़ती है। जब भी वे मिलेगी, राधा की जो गति हो जाएगी वो आधी, जब वो मिलेंगी मतलब एक बार जब वे मिलेंगी तो राधा की जो गति हो जाएगी वो आधी हो जाएगी और रानी की जो गति हो जाएगी वो दोगुनी हो जाएगी। ध्यान से समझ रहे हैं क्वेश्चन, कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगी ये हमें बताना है, कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगी ये हमें बताना है। तो अच्छा प्रश्न है, देखो समझेंगे। इसमें बोला गया है दोस्तों एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक राधा है और एक रानी है, राधा रानी है दोनों, ये जा रही है विपरीत दिशा में, और राधा जो है, मैं राधा को लिख देता हूँ राधा, राधा की जो हमारे पास स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड है, और जो रानी है, रानी की जो स्पीड है दोस्तों वो कितनी है, वो है 2 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि एक चलती है इधर की साइड और एक चलती है इधर की साइड,
जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, यानी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी और ये जो सर्कल है वो 800 मीटर का है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं 800 मीटर, 800 मीटर बटे दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 10। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 80 सेकंड, यानी कि पहली बार जो ये मिलेगी 80 सेकंड के बाद मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बोला कि जब मिलने के बाद क्या होता है, मिलने के बाद अब क्या होता है दोस्तों, मिलने के बाद होता है जो राधा है, राधा, अब मिलने के बाद राधा की जो स्पीड है वो आधी हो जाती है, यानी कि राधा की स्पीड बटे 2 हो जाएगी, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और जो रानी है उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 2 का मतलब हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। यानी अब जब सेकंड टाइम में मिलेंगी तो 80 मीटर की स्पीड जो है, 80 मीटर की जो डिस्टेंस है वो दोस्तों 4 + 4 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड से तय करेंगी। तो यहाँ पे कितनी सेकंड लगेगी इनको, यहाँ पे दूसरी बार मिलने पे इनको लगेगी 100 सेकंड। इतनी बात क्लियर होगी। अब तीसरी बार मिलने पे क्या लगेगी, तीसरी बार उनकी फिर एक्चुअल स्पीड से भी मिलेंगी, तो फिर एक्चुअल स्पीड से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 800 मीटर की जो दूरी है दोस्तों, वे एक्चुअल स्पीड जो थी उनकी एक्चुअल कितनी थी, 8 और 2 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड से मिलेगी। 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से जाएंगी, तो यहाँ पे कितनी सेकंड मिलेगी, आप बोलोगे 80 सेकंड यहाँ पे मिलेगी। यानी जो टोटल उसको समय लगेगा दोस्तों 3 बार, तीसरी बार मिलने में, तो कितना समय लगेगा, आप बोलोगे भैया समय लगेगा 260 सेकंड। तो 260 सेकंड में वो क्या हो जाएंगे, 260 सेकंड में मिल जाएंगे तीसरी बार। इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन का, आपको पास क्वेश्चन के जो मेथड है समझ में आ गया आपको। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंपनी में जो हर हफ्ते 6 दिन तक कार्य करती है, लगातार 2 हफ्ते श्रमिक को भुगतान की गई जो कुल राशि है वो कितनी है, 3000 और 3060 है। यदि यदि 10 पुरुष और 8 महिलाएं सदस्यों ने पहले पहले सप्ताह में काम किया है और 12 पुरुष और 6 महिलाओं सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया है, तो प्रत्येक पुरुष और महिलाओं का भुगतान कितना होगा। देखो मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन तो मैं इंग्लिश में लेके आता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए नहीं लेके आता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आराम से। मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं लेके आता हूँ क्योंकि जब आप इसका फ़ॉन्ट लिखोगे ना तो बहुत जगह घिर जाएगी वो। अब जगह घिर जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें सॉल्यूशन की जगह कम पड़ जाएगी, तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मैं इस पे थोड़ा-सा काम कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा-सा जो कंटेंट बनाता हूँ ना, उसका एक अच्छे तरीके से ढंग ढूँढ रहा हूँ, जिससे आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरीके से क्वेश्चन देखोगे। ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको आपको हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको बाइलिंगुअल ही चाहिए? आप मुझे बताओ, क्योंकि देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे हिंदी में टाइप करना होता है, उसके बाद फिर वो मुझे इंग्लिश में भी टाइप करना होता है, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है कंटेंट बनाने में। ठीक है? तो आप मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना सकता हूँ। आप बताना, क्योंकि उसमें मेरी भी सहूलियत है, आपकी भी सहूलियत है। अगर आप हिंदी में प्रॉपर करना चाहो, क्योंकि आपको वहाँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। ठीक है? तो आपको दोनों तरीके से, अगर आप दोनों तरीके से चाहते हो कंटेंट को, तो मैं दोनों तरीके से भी आपको दे सकता हूँ। अगर आप कहते हो कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम हिंदी में ही समझ लेंगे, तो इससे बढ़िया कौन-सी बात हो सकती है? इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ठीक है? तो हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि एक कंपनी में जो एक हफ्ते में क्या करती है, 6 दिन काम करती है। लगातार 2 सप्ताह लगातार 2 सप्ताह श्रमिक काम करती है। लगातार 2 सप्ताह श्रमिकों को भुगतान की गई राशि 3000 और इतना है। देखो समझो, मुझे बताओ, जो पहले सप्ताह में जो काम कर रहे हैं वो 10 पुरुष हैं, यानी कि 10 मेल है, और प्लस साथ में दोस्तों 8 फीमेल है। 8 फीमेल है यानी कि वुमेन है। अब ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं? आप बोलोगे भैया ये 6 दिन तक काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक, इनको कितना भुगतान मिल रहा है, पहले सप्ते में इनको मिल रहा है 6000 का भुगतान। ठीक है? दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे सप्ते में 12 पुरुष हैं दोस्तों, 12 मेल है, यानी कि, और उसके बाद 6 वुमेन है, यानी कि 6 वुमेन है हमारे पास। और ये कितने दिन तक काम करती है? ये भी 6 दिन तक काम करती है, और इनको कितना पैसा मिलता है? इनको मिलता है इतना पैसा, 30,060 रुपए, 3060 रुपए। तो आप इसको सोल्व कर लो। देखो, आप इसको सोल्व करोगे, ये बचेगा 500, और आप इसको 6 से काटोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 5100। इतनी बात क्लियर होगी। आप अब क्या काम करो, आप एक काम करो दोस्तों, आप एक काम करो, इनको क्या करो, इनको बराबर कर लो। तो इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी पड़ेगी? देखो, इसकी मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 4 से।
3 से सॉरी, और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। क्यों करी है मैंने ये मल्टीप्लाई? मैंने इसलिए करी, मैंने डब्लू को, वुमेन की वैल्यू को बराबर बनाना है। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 1500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया? 51 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 4 एकम 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि 2040 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा दोस्तों तो 30 एम हो जाएगा, और प्लस के 24 वुमेन हो जाएगा, और इसी तरीके से 4 की वैल्यू यहाँ करूंगा तो 48 मैन हो जाएंगे, और प्लस में 24 वुमेन हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बोलो? अब मुझे बताओ, ये वैल्यू कट सकती है? अब इसमें माइनस कर दो। आप क्या करोगे? इस वाली वैल्यू को, इस वाली इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास सेकंड वाली, इसमें से इसको घटा दो। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी मेरा माइनस में हो जाएगा। तो ये वाली दोनों वैल्यू कट जाएंगी। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा देखो दोस्तों 18 मैन बचेगा, ठीक है, 18 एम बचेगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा? ये बचेगा हमारे पास कितना? आप बोलोगे भैया ये बचेगा हमारे पास 54, यानी कि 540। तो m की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो 30, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मैन है, यानी कि जो लोग हैं, जो पुरुष है, उनको जो भुगतान मिलता है, प्रत्येक पुरुष को वो 30 रुपए का मिलता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें टोटल भुगतान निकालना है वुमेन का, यानी कि हमें बताना है क्या? वुमेन का भुगतान भी बताना है, यानी कि महिलाओं का भुगतान भी बताना। तो आप इस वाली इक्वेशन को ले लो, आप इस वाली इक्वेशन को ले लो। देखो 10 एम प्लस के 8 डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3000, 500 सॉरी 500, क्योंकि 6 से काट देंगे ना इसको, 500 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या रखो? इसकी वैल्यू रख दो एम की, तो 300 हो जाएगा। तो 8 डब्ल्यू बराबर 200 आ जाएगा, और वैल्यू जो आ जाएगी आपकी डब्ल्यू की, वो कितनी आ जाएगी? 25 अट्ठे 200, यानी कि 25 आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, जो वुमेन को पैसे मिल रहे थे वो 25 रुपए, और मैन को पैसे मिल रहे थे 30 रुपए। 30 रुपए प्रति व्यक्ति और 30 रुपए प्रति महिला हमें पैसे मिल रहे थे। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। मान लीजिए कि पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है, आर एक धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजन में से कौन सा सत्य है? देखो नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? अब इसमें आप करो कि P की वैल्यू को मान लो कुछ, और Q की वैल्यू को मान लो, और R की वैल्यू को मान लो। इसने बोला P जो है एक धनात्मक सम है, तो मैं मान लेता हूं इसका धनात्मक सम वैल्यू है, यानी कि 2 मान लेता हूं। Q क्यों है मेरे पास? धनात्मक विषम है, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं। और R को सॉरी 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 R है, ये R की वैल्यू, माफी चाहूंगा, ये R की वैल्यू है। R की वैल्यू है धनात्मक सम में, तो उसको मान लेता हूँ 2, और इसको मान लेता हूँ मैं 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखो आप। Q की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसमें क्या आएगा आप बोलोगे? क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी? क्यू की वैल्यू है 1 दोस्तों, और मल्टीप्लाई पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 3 है, और 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है? विषम संख्या, यानी कि ये वैल्यू सही है हमारी। दूसरी हम बात करते हैं, देखो p माइनस आर कितना हो जाएगा? p माइनस आर हो जाएगा 1, 1 का घन मतलब कि आएगा 1, 1 का घन आएगा 1, और 1 एक विषम संख्या है, तो ये हमारे पास गलत है। इसकी बात करता हूं मैं, गलत हमें पूछना था, बस गलती हमें बताना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी ऑप्शन। गलती तो बताना था कौन सा असत्य है, तो हमें बी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे की मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 क्वेश्चन हमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5/8 से अधिक और 6/7 से कम होगी? 5/8 से अधिक होगी और 6/7 से कम होगी, यानी कि इसके बीच में आनी चाहिए संख्या। तो मैं इन वैल्यू को, एक एक वैल्यू को रख के देख लेता हूं, बस सिंपल। इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? एक एक वैल्यू को रख के चेक कर लो आप। 5/8 से अधिक होगी, और 5/8 से अधिक, और 6/8 से कम। देखो ऐसा होना चाहिए, 6/7 से कम होगी। इसमें बोला कि कौन सी संख्या 5/8 से अधिक होगी, यानी कि इससे अधिक आएगी, और 6/7 से कम होगी। तो इसमें बीच में संख्या रख के देख लो आप। देखो मैं पहले रखता हूँ, कौन सी संख्या पहले रखता हूँ मैं? 1/3। 1/3 अगर मैं रखता हूँ तो कितना आएगा? 1/3। तो इसमें निकाल लो आप, 3 अट्ठे 6 18 हो जाएगा, ठीक है, और 7 ही कम 7 हो जाएगा, ये 7 आएगा, यानी कि ये संख्या बड़ी है इससे, तो ये वाली वैल्यू तो, ये वाला मान तो फिक्स हो रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन तो फिक्स हो रही है। अब दूसरी कंडीशन चेक करो। अब ये हो जाएगा 8 ही कम 8 हो जाएंगे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये वाली संख्या इससे अधिक हो रही है, ये वाली संख्या इससे अधिक हो रही है। अब लेकिन होनी चाहिए इससे कम, तो आंसर ये तो हो नहीं सकता, यानी मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता।
ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर होगी, ए ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन को हम चेक करते हैं, ये 6 है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं तो 3/5 रखते हैं। देखो 5 छंग 30 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। ये संख्या बड़ी है तो मतलब ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। इधर आओ, 8 या 24 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो ये वाली संख्या बड़ी हो रही है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये वाली संख्या रख के, 4 अब मैं रखता हूँ 4/7। 4/7 में रखता हूँ, 4/7। 4/7 देखो, देखो 7 छंग 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, और 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है। तो ये वाली संख्या अभी भी इससे बड़ी है, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब दूसरी संख्या चेक करो, इसको चेक करो आप, 5/8 को, 8 चौक 32 हो जाएंगे, ठीक है, और 7 पंजे 35, यानी कि ये वाली संख्या अभी भी बड़ी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये भी सारे ऑप्शन कट गए हमारे, तो जो सही ऑप्शन होगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन। देखो चेक करो आप, ये हो जाएगा 6/7 और ये हो जाएगा मेरे पास 5/8। इसमें रखो आप 5 बटे कितना, 5/7 रखो। जब आप इसको रखोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 7, 7 छंग 42 हो जाएगा, ठीक है, और 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ओके, अब इधर आओ, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो दोनों की दोनों संख्या फुलफिल हो रही है, यानी ये इस तरीके से हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 4 5/7। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। देखो 17 क्वेश्चन क्या है? यदि 3125 3125 3125 रुपए की राशि रुपए को 4% प्रति वर्ष की दर से 2 यानी कि 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है, और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से संयोजित है, तो अंतिम प्राप्त अंक बताना कितना होगा? यानी कि हमें बताना है कि हमारे पास अमाउंट कितना प्राप्त होगा। तो मुझे बताओ आप, 4% है ब्याज की दर और समय कितना है? आप बोलोगे 2.5 वर्ष, यानी कि 2 1/2। तो इन 2 वर्ष के लिए तो जो एक्चुअल वर्ष है, 2 पूरे वर्ष है, तो इसके लिए तो 4% लग जाएगा। और जो बचा हमारे पास आधा समय, यानी कि 6 महीने, उसके लिए ब्याज दर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6 महीने, इसके 1/2 कर देंगे, यानी कि 2% हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास सीआई बनेगा, तो पहले साल कितना हो जाएगा? पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे भैया 125 होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 125, यानी कि ये हो जाएगा 25 से हमारे पास 26, और दूसरी बार ये हो जाएगा 25 से 26, और तीसरी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आधे वर्ष के लिए है, तो यानी कि ये हो जाएगा 50 से 51। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 15,625 आ जाएगा। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों, 13 की मल्टीप्लाई आप 51 की मल्टीप्लाई और साथ में 26 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, तो आएगा 17,000 आपका, 17,238 आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी दी हुई है? प्रिंसिपल अमाउंट दी है दोस्तों 3,125, और ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास 15,625 की वैल्यू है। मल्टीप्लाई कर देंगे 17,238 की वैल्यू। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यार 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा। आप बोलोगे भैया 5 या 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 छक 30 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 3447.46 आएगा आंसर। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं दोस्तों बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखो अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ध्यान से। ठीक है, समझो प्रश्न को क्या कहना चाह रहा है। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलमान से, जो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। सलमान से क्या लेता है? 4 घंटे अधिक लेता है दोस्तों। कितना लेता है? 4 घंटे अधिक लेता है। अगर इसमें बोला गया है 4 घंटे अधिक लेता है, अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर देता है, तो सलमान से 2 घंटे कम लेता है, तो आमिर की गति कितनी होगी ये बताना हमें। देखो समझो, मुझे बताओ, अगर वो 60 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो वो कितने घंटे अधिक लेगा? किससे? आमिर से। और सलमान की दूरी में मान लेता हूँ, सलमान की स्पीड में मान लेता हूँ 22, तो यानी कि 60/22 हो जाएगा। मैंने इनकी स्पीड मान ली, आमिर की स्पीड मान ली x
और सलमान की स्पीड मान ली 22। तो ये एक्स दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल कितना हो जाएगा, समय, दूरी बटे चाल समय। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि 4 घंटे अधिक ले रहा है। दूसरी बात करता हूं मैं, दूसरी बात कम ले रहा है घंटे, तो यानी कि जो सलमान लेगा वो अधिक घंटे लेगा, तो सलमान को आगे रख देंगे, ये हो जाएगा 22, और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 60/2x, क्योंकि इसकी दोगुनी हो रही है स्पीड। तो कितने समय लेता है, 2 घंटे। अब आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जब आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे ना, तो आपका आंसर निकल के आएगा। कैसे, जब आप इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएंगी, अब इसको जोड़ोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास भैया 60/2x बचेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लो, 6 से काटेंगे 10 बार हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 5 बार, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आमिर की जो स्पीड आ जाएगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। समझ में आ गई बात। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है। किस अनुपात में 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं 9.80 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मूल्य 9 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हो। मैं रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा हमारा। रुपए को अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 830 पैसे, और ये हो जाएगा 980 पैसे। अब इन दोनों गेहूं को एक 900 पैसे के मिक्सर से बेचा जाता है, तो आप बताओगे कितना आएगा, ये बचेगा 70, ये बचेगा आपके पास 80। तो जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 8:7। तो 8:7 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्त, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। हम अपने इस वीडियो के बीच में आ चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों, मेरे दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हमने आधा अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। देखो, निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ए बी सी डी प्रत्येक प्राप्त अंक इतने हैं, जिसके अंक का प्रतिशत सर्वोच्चम से दूसरे स्थान पे ही ये बताना हमें। सर्वोच्चम से दूसरे स्थान पर, आप बताओ सर्वोच्चम से दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। इसने 556 में से 560 में से 420 अंक प्राप्त किए, तो कितने अंक प्राप्त किए, देखो मैं बताता हूँ। 420 अंक प्राप्त किए, किस में से प्राप्त किए, 560 में से प्राप्त किए। मल्टीप्लाई 100%, प्रतिशत निकालना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आप इसको 7 से काटेंगे 6 बार, आप इसको 7 से काटेंगे 8 बार, यानी मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा मेरे पास 600/8, 600/8 हो जाएगा। और 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, बचेगा कितना, आप बोलोगे भैया 8 सत्ते 56, बचेगा कितना, 4, यानी कि 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो मेरे पास 75% आ गया। दूसरा मेरे पास जो व्यक्ति है बी, इसकी देखते हैं, इसका क्या है, इसका क्या हिसाब है भाई, इसने कितने अंक प्राप्त किए, इसने 560 अंक प्राप्त किए 720 में से, और मल्टीप्लाई 100% में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 8 से कट जाएगा 7 बार आपका, 8 से कट जाएगा ये आपका 9 बार। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 700 बटे दोस्तों 700 बटे 9 आ जाएगा। तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, बचेगा कितना, 7 बचेगा, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63 का इस तरीके से चलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये 415 अंक प्राप्त करता है दोस्तों, किस में से, 500 में से, और मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, यानी कि इसका 83%। इसका निकाल दो आप, इसकी परसेंट कितनी है, 885 अंक प्राप्त करता है 650 में से, मल्टीप्लाई 100%। तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा हमारे पास। 5 से डिवाइड करेंगे 13 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा हमारे पास 9 बटे हो जाएगा 13। तो 13 सत्ते 91 होते हैं, 13 सत्ते कितना होते हैं, 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91 होते हैं। तो बचेगा कितना, 6। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 चौका 52 होते हैं, और हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 8। तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, ये इतना हो जाएगा। ये लगभग इतने परसेंट आ जाएगा। इसमें बताना है कि सर्वोच्च से दूसरे स्थान पे, तो सर्वोच्च पे तो दोस्तों ये है 83% वाला, उससे दूसरे स्थान पे कौन सा है, उससे दूसरे स्थान पे 77.7 वाला, यानी मैं कह सकता हूँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये। आगे इतनी बात समझ में कि नहीं आ गई, आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। 21 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 21 क्वेश्चन है, देखो 21 क्वेश्चन को आप समझो और हाँ जी, ठीक है। चीथू ने एक घर के निर्माण के लिए एक 49 गुणा 46 मीटर आयताकार भूखंड खरीदा। पहले चरण में पहले चरण के रूप में जो 7 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं को खोदा। इस कार्य के दौरान निकली मिट्टी को उसने समान रूप से मैदान में फैला दिया। मैदान की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, आप मुझे एक बात बताइए, एक आयताकार मैदान है हमारे पास, ठीक, ये एक आयताकार हमारे पास एक मैदान है। आपको ध्यान से समझना है ये प्रश्न। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे ना, आप उनको चुटकियों में सोल्व कर दोगे। बस आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा ध्यान से। आप मुझे बताओ, ये एक गड्ढा खोदा उसने, 7 मीटर की इसकी त्रिज्या है, ठीक है। आप एक चीज मुझे बता दीजिए, अगर ये उसने गड्ढा खरीदा होगा तो क्या ये एक बेलनाकार गड्ढा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे भैया हाँ सही बात है, एक बेलनाकार होगा, ये एक बेलनाकार गड्ढा होगा, ठीक है। ये एक बेलनाकार गड्ढा होगा, यानी कि इसकी जो ऊंचाई इसने बोली कि गहराई होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो इसकी गहराई होगी, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब मैं कह सकता हूं कि इसमें से जो मट्टी निकली होगी वो इस वेलन के आयतन के बराबर निकली होगी। अब इस वेलन का आयतन आप बताओ कितना होता है? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आप मुझे बताओ, ये जो गड्ढा है ना दोस्तों, ये जो गड्ढा है इसके चारों तरफ इसने जो ये मैदान है इसके चारों तरफ उसने फैला दी होगी मिट्टी। लेकिन एक चीज का ध्यान से समझनी है बात, इसने ये जो हमारे पास ये गड्ढा खोदा हुआ है इस पे कोई मट्टी नहीं डाली, यानी कि इतना उसका क्षेत्रफल नहीं मट्टी से घरा इतना क्षेत्रफल मट्टी पे नहीं गया होगा। तो एक चीज समझेंगे यहाँ से, जो मट्टी फैलाई जाएगी उसकी ऊंचाई कोई होगी। अब ये जो बन जाएगा आपके पास, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। इतनी बात समझो, ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो क्यूबॉइड का जो आयतन होगा उसमें आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका जो मट्टी फैलाई गई वो एक क्यूबॉइड में फैलाई गई, तो क्यूबॉइड का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा मेरे दोस्तों हो जाएगा इसमें ऊंचाई। अब मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि मेरे दोस्त ये जो मट्टी फैलेगी ना, ये इस वाले पार्ट पे नहीं फैलेगी, और ये पार्ट क्या है? ये एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा आपके पास, जितनी मट्टी फैली वो किसके बराबर हो जाएगा? ये आपके पास बराबर हो जाएगा इसके बेलन के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन के बराबर। बस आप इसको सोल्व कर लो, आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 2254, और माइनस ये कितना हो जाएगा? 154, क्योंकि जब पाई की वैल्यू 7 रखेंगे, देखो समझो, 22/7 मल्टीप्लाई 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 होते हैं, तो ये 154 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 154 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास एच, और ये बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपकी एच की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो एच बराबर जो हो जाएगा ना, ये आ जाएगा आपके पास 6160, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा मेरे दोस्त 2100, 2100 बटे में आ जाएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा, एच की वैल्यू निकल के आएगी 2.93, 2.93, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब कल की क्लास की मैं बात करता हूँ। हाँ, कल क्या हुआ, कल मेरे ही एक भाई ने, छोटे भाई ने, मेरी ही आईडी से मेरी ही वीडियो पे कमेंट कर दी कि नाइस सेशन भैया। वो क्या था कि मेरे फ़ोन से पढ़ रहा था, तो अभी मेरे पे कमेंट आया कि मैं मतलब चैनल खोल रखा था मैंने, तो उस पर कमेंट आया कि आपने अपने आप ही कमेंट कर दी। तो क्या होता है, मेरा फ़ोन से छोटा भाई है, वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उससे वो पढ़ लेता है, क्लास देख लेता है, तो उसने कर दी होगी कमेंट। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना आपको कि मैंने अपनी ही वीडियो पे अपने आप ही कमेंट कर दिया, ठीक है। तो परेशान नहीं होना इस बात को लेके। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एक छात्रावास में 50 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो रख रखाव खर्च 40 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत रख रखाव खर्च 4 रुपए कम होता है। छात्रावास की प्रतिदिन मूल खर्च कितना होगा ये बताना है।
अच्छा क्वेश्चन है भैया ये भी हमारे पास। 50 छात्र हैं मेरे दोस्त, और यदि छात्र की संख्या 10 से वृद्धि हो जाती है, यानी कि छात्र अब 60 हो जाते हैं, तो रख रखाव में 40 रुपए का खर्चा बढ़ जाता है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति का औसत खर्च कितना बढ़ता है? 4 बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का कितना औसत खर्च बढ़ता है? 4 बढ़ता है। ठीक है, तो आप एक बात मुझे बताएंगे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लेता हूँ जो पहले प्रत्येक व्यक्ति का जो खर्च था वो x था, तो यानी कि पहले जो खर्च होगा वो 50x, यानी कि सारा जो खर्च हो रहा होगा वो 50x हो रहा होगा। और उसमें क्या हो रहा है कि प्रति दिन का 40 रुपये खर्च और बढ़ जाता है, तो मैंने इसमें 40 रुपये और जोड़ दिया। अब ये जो बराबर हो जाएगा ना दोस्तों, ये 60 लोगों के, क्योंकि 10 लोग बढ़ गए, 60 लोगों के खर्च से कितना, 60 लोगों के औसत के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 60 क्या हो जाता है, 60 लोग हो जाता है, औसत खर्च कितना हो जाता है? x माइनस के 4, क्योंकि 4 से घट जाता है। बस इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में तो आ गई ना इक्वेशन मैंने कैसे बताया? देखो मैंने मान लिया टोटल जो पहले औसत था वो x था, और टोटल संख्या कितनी थी? छात्रों की 50 थी, तो पहले जो खर्च हो रहा था 50x खर्च हो रहा था। अब जो प्रतिदिन का खर्च बढ़ गया, 40 रुपये और बढ़ गया। अब बराबर किसके हो जाएगा? क्योंकि 10 लोग और आए तो 60 लोग हो गए, और औसत खर्च जो था प्रति व्यक्ति वो 4 से कम हो जाता है, तो हमने इक्वेशन को रख लिया। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ से आप जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपके पास 60x माइनस के 6 चौक 24, 240 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे दोस्त 50x और प्लस के 40। तो इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 280 बराबर हो जाएगा 10x। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28। अब अगर x की वैल्यू 28 आ गई, तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि छात्रों का मूल खर्च कितना था। तो 28 आ गई। अब छात्र कितने थे? छात्र थे 50, तो एक दिन का खर्च कितना हो जाएगा? एक दिन का खर्च हो जाएगा, एक दिन का खर्च, इसको मैं लिख देता हूँ, एक दिन का जो रख रखाव का खर्च हो जाएगा, रख रखाव को हो जाएगा इतना, यानी ये हो जाएगा आपके पास 1400 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? के का मान ज्ञात कीजिए जिसे एक्स, सॉरी, के का मान ज्ञात कीजिए जिससे 5, 12, 27 और 57 में प्रत्येक को जोड़ा जाए तो ताकि ये समानुपात में बन जाए। यानी कि मैं कह सकता हूँ 5 में कुछ जोड़ा जाएगा और 12 में, और ये बराबर हो जाएगा किसके? ये 29 में कुछ जोड़ा जाएगा और 57 में। आप मुझे बताओ क्या जोड़ूंगा? सबसे पहले आप जोड़ो इसमें सबसे छोटी संख्या 2। 2 अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ आ जाएगा 7 मेरे पास। देखो वर्चुअली मैं जोड़ के बता रहा हूँ, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और 2 अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 14। तो 7/14 1/2। अगर मैं 2 यहाँ जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 31 आएगा। 2 में यहाँ जोड़ता हूँ 59 आएगा। तो मुझे बताओ ये 1/2 आ रहा है कि ये इससे 1/2 बार कट रहा है? नहीं कट रहा है। अगर 62 होता तो कट जाता। तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आप इससे बड़ी संख्या चेक करो, फिर चेक करो आप 3। 3 अगर आप चेक करोगे तो 3 कैसे चेक होगी? आप 3 को चेक करोगे, देखो इसमें 3 ऐड करोगे, जब इसमें आप 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 8। और इसमें अगर आप 3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। ठीक है, अगर आप इसमें 3 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 32 हो जाएगा। और इसमें अगर आप 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा भैया 60। ठीक है, तो 32/60 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/15। 4 से कट जाएगा ना, तो 8/15, तो 8/15, 8/15 समानुपात में आ रहे, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3, डी ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो एक विज्ञान फोरम में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 वर्ष की आयु औसत आयु वाले 10 नए छात्र फोरम में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत आयु 16.5 वर्ष हो जाती है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने फोरम के फोरम के लिए पंजीकरण किया था। पंजीकरण किया था ये हमें बताना है। देखो मैं मान लेता हूँ फोरम में पंजीकरण संख्या करने वाले लोग x थे, और उनकी औसत आयु कितनी थी? 17 थी, तो ये 17x हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इसमें लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं? 16 वर्ष के 10 लोग जुड़ रहे हैं 16 वर्ष की आयु के, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 108 वर्ष और जुड़ जाएंगे। अब ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, कितने लोग हो गए? लोग हो गए हमारे पास 10 + x, क्योंकि 10 लोग और ऐड हो गए। अब औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 16.5। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 17x + के 160, और ये बराबर हो जाएगा किसके? ये हो जाएगा बराबर आपके किसके बराबर हो जाएगा? 16.5x प्लस के कितने? ये हो जाएगा 65 के बराबर। यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, यानी कि 0.5
x बराबर हो जाएगा आपके पास 5, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास आ जाएगी 25। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 25। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया? हाँ 5 ही आएगी ना, हाँ 5 बचेगा, इसमें 0.5 बचेगा, तो अच्छा सॉरी ये आ जाएगी 10, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगी ना। 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5/10 तो 1/2 लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10, यानी कि पहले 10 लोग थे। आगे की मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त 25 नंबर क्वेश्चन की। एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, यदि ऊपरी व्यय ऊपरी व्यय ऊपरी व्यय सॉरी ऊपरी व्यय के उसके क्रय मूल्य का 20% हो। ऊपरी व्यय मतलब जो एक्स्ट्रा उसके पास खर्च हुआ, ऐसे समझो कोई वस्तु खरीदता है 300 रुपये में, उस पे उसका कुछ खर्च और लग जाए जो उसके क्रय मूल्य के 20% के बराबर है। यानी कि मैं कह सकता हूँ अब उसको 100 यानी कि उसको 30% लाभ पे बेचना, तो अब उसको बेचना कितने पे होगा ये बताना हमें। देखो समझो बात को समझो आप। ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना? 300 रुपये उसका क्रय मूल्य था, और उसको कितने रुपए और उसका ऊपरी भी ये हुआ 300% का, 300 रुपए का 20%। अब ये कितना उसका टोटल क्रय मूल्य, उसका खर्च कितना हो गया? टोटल खर्च हो गया उसका कितना? 3 दूनी 6, यानी कि 360 हो गया। अब 360 रुपए की वस्तु को, भाई 360 रुपए की वस्तु को उसको 30% के लाभ पे बेचना, यानी कि 130% पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 13 छक्का कितने होते हैं? 13 छंग 78 का 8, 8 यूनिट डिजिट एक में ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया 668, 468 आंसर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की 26 नंबर की। फाइंड द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 6। ये था आपके पास 225% ऑफ 16 सहित 2/3% ऑफ 4800 का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का लगा दो सबके बीच में। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 25% को भैया आप लिख सकते हो 1/4, और 16 से ही 1/2% को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 1/6, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। 24 दूनी 48 होता था, 200 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? 24 दूनी 48 हो जाता है ना, देखो 6 चौक 24, 24 से काट देंगे 48 को 2 बार, यानी कि 200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। एक कार्यालय में कार्य करते हुए n व्यक्ति उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 12 अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लिए जाएं, तो वही कार्य पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने लोग थे? तो प्रारंभ में इन्होंने बताया कि n लोग थे, और किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और वही कार्य जब इसमें से 12 लोग अतिरिक्त हो जाते हैं, यानी कि n+12 लोग आ जाते हैं, तो 12 दिन कम लगते हैं। 12 दिन कम लगते हैं यानी कि 48 डेज लगते होंगे। इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब इसको आप 12 से काट दो, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 4n प्लस के 48। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 48, यानी कि कितने लोग थे पहले आपके पास? लोग थे 48। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 जो है अच्छा प्रश्न है। ये आपको समझना है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है मैकेनिकल शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बनाए जा सकते हैं? वह सदैव हमेशा एक व्यंजन से शुरू हो। आप पहले इसमें निकालो कि व्यंजन कितने हैं। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 व्यंजन है। इतनी बात समझ में आ गई? 6 व्यंजन है। अब क्योंकि हर एक क्या है, क्योंकि इसमें लेटर कितने हैं? लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। 10 लेटर हैं इसमें। अब 10 लेटर में से मेरे दोस्त 10 लेटर में रिपीट कितने हो रहे हैं? आप देखोगे रिपीट हो रहे हैं भैया हमारे पास दो, केवल ए, और हमारे पास कौन सा? ए और कौन सा रिपीट हो रहा है? ए तो रिपीट हो, ए और सी रिपीट हो रहा है। ए और सी क्या हो रहा है? ए और सी रिपीट हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओगे कि भैया इसमें जो आपका जो मैकेनिकल शब्द है, इसमें व्यंजन से शुरू होने वाले जो भी शब्द है आपके, व्यंजन से शुरू होने वाले जो भी शब्द होंगे ना, उसकी बात करते हैं। देखो इसमें 6 व्यंजन है, आपको बताया गया है कि 6 व्यंजन है। तो मुझे बताओ, अगर मैं पहला लेटर की बात, 5 अक्षरों का लेटर चाहिए, 1 2 3 4 और 5, इतनी बात समझेंगे। आप मुझे एक बात बताओ,
इसमें आप मुझे बताओ जो पहला लेटर है वो कितने तरीके से भरा जा सकता है? आप बोलोगे 6 तरीके से भरा जा सकता है। बिल्कुल 6 तरीके से भरा जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे व्यंजन आ सकते हैं। उससे अगला जो लेटर है वो कितने तरीके से भरा जा सकता है? आप बोलोगे भैया उससे अगले लेटर में तो कोई भी शब्द आ सकता है। पहले लेटर को छोड़ के लेटर रिपीट ना हो उसमें कोई भी शब्द आ सकता है, यानी कि ये 9 तरीके से भरा जा सकता है। इससे अगला जो शब्द है वो कितने तरीके से? वो 8 तरीके से। फिर इससे अगला शब्द वो 7 तरीके से। फिर इससे अगला शब्द कितने से? 6 तरीके से भरा जा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो रिपीट होते हैं ना, उसकी हम डिवाइड कर देते हैं। 2 संख्या रिपीट हो रही है और 2 बार रिपीट हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका आप सॉल्यूशन निकाल दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन निकालेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4536 इसका आंसर आएगा। 4536 यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? आगे की मैं बात करता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है भैया, एक ए एक कार्य को अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा करते हैं तो इन्हें परिश्रमिक के रूप में 900 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और बी का हिस्सेदारी बतानी और ये भी बताना तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आप इसका एल्सियम ले लो 40। 40 एल्सियम लेंगे, 40 हमने मान लिया टोटल वर्क। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 5, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4। तो पहली बात तो ये सिंपल है कि पैसा जो बचेगा वो 5:4 में बटेगा। पैसा जो बटेगा वो 5:4 में बटेगा। 5:4 में। अब टोटल पैसा कितना है? 900 है। तो 900 कितना मतलब हो गया? इसके 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 यूनिट की वैल्यू 900 हो जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 500। और 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 400। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना? 4 यूनिट बराबर 400, यानी कि पहले को 500 मिलेंगे, दूसरे को 400। तो पहला ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पहले को ए को 400 मिलेंगे, नहीं ए को 500 मिलेंगे, तो ए को 500 मिलेंगे, ये भी गलत हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अब आप इसके दिन निकालो। दिन देखो 40 बटे कितने हो जाएंगे? 9 की इफिशियंसी 40/9 दिन हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है ये हमें बात करनी है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सितंबर 15 2212 को सप्ते का कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना। देखो मैंने आपको बताया है, कैलेंडर के काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं। आपको इसको बताना है कि कौन सा दिन होगा, ये बताना है बस। तो आपका ये HW के रूप में है 31 नंबर कार्य, आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ। देखो समुच्चय की मैं बात करता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है समुच्चय का, आपको समझना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा बहुत आसानी से। आपको ये प्रश्न समझना पड़ेगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखो मैं तुम्हें सेट का सारा चीज बता देता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। जितने सेट से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो सब चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज समझने की बात है, अगर समुच्चय ए है, ए अगर एक समुच्चय है तो यू से जो डिनोट करते हैं ना, वो एक सर्वरित समुच्चय का डिनोट करते हैं, मतलब जो ओवरऑल समुच्चय होता है। सार्वत्रिक समुच्चय, देखो ए जो होता है मेरे दोस्त, ए का जो पूरक होता है मैं बताता हूँ। तो एक तो होता है ए समुच्चय, एक होता है आपके पास ए का पूरक, और एक होता है आपके पास यू। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि जिसमें सारे के सारे डेटा आ जाए, सारे के सारे सेट आ जाए। अब ए जो होता है ये तो सिंपल होता है। अब जो ए डैश होता है ना, यानी कि जो ए पूरक हो, ए का पूरक, उसको ए डैश बोलते हैं, ये होता है यू यूनियन माइनस के ए, यानी कि यूनियन में से ए का माइनस कर देंगे, जो ए की डाटा होगा वो। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मैं मान लेता हूँ जो मेरे पास सेट ए है, जो मेरे पास सेट ए है वो कितना है, मैं मान लेता हूँ मेरे दोस्त सेट ए मेरे पास 1 है, 4 है, 7 है और 9 है, ये समझ लेते हैं। जो मेरे पास सेट यूनियन यू है वो सेट कितना है, वो मेरे पास है दोस्तों कितना, वो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मान लेता हूँ, मैं 10 तक गिनती मान लेता हूँ यू में। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ए डैश होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे यू माइनस ए होगा। तो यू में से ए का सेट निकाल दो। भाई ए का मान 1 4 7 9 निकालना, ये निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे, और ये निकालना है मुझे 7 1 1 निकालना है, 7 और 1 9 निकालना है। जब ये निकाल दूंगा तो ए डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप बोलोगे 2 कोमा 3 कोमा 5 कोमा 6 और कोमा कितना हो जाएगा
कोमा हो जाएगा दोस्तों 8 और कोमा हो जाएगा तुम्हारे पास 10, ये हो जाएगा। अब ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया मेरे पास ए डैश। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं ए डैश का भी डैश निकाल देता हूं तो क्या होगा भाई, ये ए डैश जो है उसका भी डैश निकाल दो तो ये यूनियन में से माइनस हो जाएंगे, ये यूनियन में से माइनस हो जाएंगे। यूनियन क्या है, यूनियन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ये यूनियन की पार्ट है। और यूनियन में से आप ए डैश को माइनस करोगे, जो इसको हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, यू माइनस ए डैश। ए डैश को माइनस कर दो, ए डैश की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 3 5 6 10 माइनस इसमें हो जाएगा, तो बचेगा कितना। आप बोलोगे जो बचेगा ना हमारे पास, वो बचेगा हमारे पास 1 4 7 और 1 9। अब मुझे बताओ ये क्या नंबर है, ये क्या है। आप बोलोगे ये सेट ए है, तो ए की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बराबर होता है हमारे ए के। ये समझनी थी बस बात। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ए डैश का डैश जो होता है वो ए के बराबर होता है। बस ये बात मैंने आपको समझा दी। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हो आराम से। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर हमारे पास है 33। प्रश्न नंबर 33 है हमारे पास। प्रश्न हमें क्या कहता है, पवन महेश को 2400 रुपए 3 वर्ष के लिए और जॉन को 3600 रुपए 5 वर्ष के लिए ब्याज देता है। पवन को ब्याज के रूप में 1200 रुपए प्राप्त होते हैं, अनुमानित दर बताने क्या हो। 2400 रुपए दे रहा है एक को 8% ब्याज की दर से और 3 साल के लिए, बटे 100 कितने रुपए मिलेंगे इसको, जितने भी मिलेंगे, और प्लस 3600 रुपए दे रहा है दोस्तों 8% ब्याज की दर से और 5 वर्ष के लिए और बटे 100। अब ये जो टोटल आपका हो रहा है ये हो रहा है 1200 के बराबर। आप इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 24 × 72 यानी कि 72 आर प्लस 36 × 5 180 आर बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 120। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, आर बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 90 हो जाएगा ना ये, 90 हो जाएगा बटे 90। तो इस 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटने की कोशिश करो। ठीक है 180 था ना यार, ये माफी चाहूंगा मैं, 180 था, तभी तो मैं कह रहा इतना सही आंसर, इतना कम आंसर कैसा है, ये 180 था, 180 आर। तो जब आप इसको ऐड करोगे कितना आएगा 2 8 5 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2 आर और ये हो जाएगा आपके पास बराबर 1200। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप बोलोगे आर की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त वो आएगी आपके पास, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4.76 के आसपास, 4.6% आपके पास आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्वेश्चन क्या है, आज थोड़ा सा अधिक समय लग गया हमें मॉक टेस्ट को सोल्व कराने में। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, थियांगू को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिले। औसतन कितने अंक मिले, 50%, 5% अंक मिले, 50%। और वे अंक जो है 12:8:6:4:2 के अनुपात में है। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम 60% है तो प्रत्येक विषय में समान अधिकतम अंक है। परीक्षा में विषय में अनुत्तीर्ण कितने विषय में अनुत्तीर्ण है ये बताना। देखो अच्छा क्वेश्चन है और आपको ध्यान से समझना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो 5 विषय हैं हमारे पास, 12:8 अनुपात 6:4:2। मैं इसको और सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ 6:4:3:2:1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इनके अंक मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं 6x, इसको मान लेता हूँ 4x, इसको मान लेता हूँ 3x, इसको मान लेता हूँ 2x और इसको मान लेता हूँ दोस्तों x। बोलो इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, एकदम इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ भैया एकदम बात क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको। अब एक चीज मुझे आप बताओ, इसका जो औसत होगा, ये औसतन जो है 50% के बराबर है। आप इसको ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे 6 और 5 10 हो जाएंगे और 10 ही हो जाएंगे 16x आ जाएगा, ये 16 ही तो आएगा। हाँ 16x आ जाएगा ये। हाँ ये हो जाएगा आपके पास 16x और 16x/5, क्योंकि हमें इसका औसत बताना। अब इसका औसत जो है मैंने 16 औसत जो है दोस्तों इसका कितना आ जाएगा, इसका औसत मैं मान लेता हूँ किसके
क्योंकि मैंने टोटल अंक 100 माने हैं, 100% होते हैं, तो उसका 50% किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर, 50 के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 50, 5 पंजे 25, यानी कि 250/16। ये x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। बोलो निकल के आ गई कि नहीं निकल के आ गई। अगर मैं उसको x और फर्दर डिवाइड करता हूँ तो 125/8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, 125/8 आ गया। अब आप सोल्व करो क्वेश्चन को। सोल्व अगर आप करोगे, देखो आपको पता है कि जो अधिकतम अंक है, जो उत्तीर्ण अंक है, वो 100% का 60% है, यानी कि 60% उत्तीर्ण अंक है। तो पहले विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, आप बोलोगे 6 अंक प्राप्त किए। 6 गुणा कितना, 6 गुणा कितना हो जाएगा, 125/8 हो जाएगा। और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 93.75 के। दूसरा क्या है, दूसरा है 4 गुणा कितना, 125/8 हो जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे 62.5 के। तीसरा क्या है, 3 गुणा 125/8 आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे 46.87 के। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है 2 गुणा 125/8, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। अब लास्ट का क्या है, लास्ट का x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो हमारे पास हो जाएगा लास्ट का, वो हो जाएगा 125/8, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 15.625। अब आप मुझे एक चीज बता दो, इसमें से 60% से अधिक संख्या कौन सी है। भाई औसत अंक तो 60% है, तो ये 60% अधिक है, ये हाँ ये पास है। ये 60% से अधिक है, ये भी पास है। ये तीनों फेल है, ये तीनों फेल है। तो फेल वाले बताने कितने हैं, 3 फेल है, 3 विषयों में फेल है। आप आंसर आ गया आपके पास 3, सी ऑप्शन आ गया। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंद है। बिना प्रतिस्थापन के थैले में एक एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है, बिना प्रतिस्थापन के। ध्यान रखना, प्रतिस्थापन नहीं करा जा रहा है। इस बात की क्या प्रायिकता है जो अलग अलग रंग की बॉल निकले। आप मुझे बताओ टोटल बॉल कितनी है, आप बोलोगे 10 बॉल है। 10 में से कितनी बॉल निकालनी, 10 में से 2 बॉल निकालनी। इतनी बात समझ में आ गई। आप मुझे बोलो कि 7 लाल बॉल है, इसमें से कितनी बॉल निकालनी, 1 गुणा। आप मुझे बोलो 3 नीली बॉल है, इसमें से 1 निकालनी। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 7 गुणा 3, और इसको जब सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपके पास 10 गुणा 9/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 21/45। और 21/45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7/15। तो 7/15 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक अनुबंध को 90 दिनों में पूरा किया जाता है। समान दक्षता वाले 260 व्यक्ति को कार्य पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटे कार्य करते हैं। 66 दिन के बाद यह पाया गया कि कार्य का 4/7 भाग पूरा हुआ। पहले से ही कार्य पर रहने व्यक्ति की समान दक्षता वाले कितने अतिरिक्त लोग नियोजन किए जाएंगे ताकि कार्य पूरे समय में हो सके। देखो 96 लोग थे, 96 दिन लोग काम कर रहे थे, 260 लोग काम कर रहे थे, और कितने घंटे, 16 घंटे काम कर रहे थे। तो ये तो टोटल वर्क हो गया। अब ये वर्क कितना है, आप मुझे बताओ। आपको ये टोटल वर्क है। आपको एक चीज बतानी है मुझे, आपको मुझे एक चीज बतानी है। आप मुझे बताओ जो टोटल वर्क है, इसमें से कितने लोगों ने काम करा। आप बोलोगे 66 दिन तक काम हुआ। ये टोटल वर्क है, ये तो टोटल वर्क है, आप इसको टोटल वर्क के बराबर लिख दो। अब 66 दिनों तक काम हुआ, कितने लोगों ने, 260 लोगों ने काम करा, और 18 दिन तक काम करा। इतनी बात होगी, 16 घंटे काम करा। अब ये जो काम हुआ ना दोस्तों, ये 4/7 भाग काम हुआ, तो इसकी मल्टीप्लाई में इसके भाग में 4/7 से कर दूंगा। तो 4 से भाग करूंगा तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो बचा हुआ काम होगा वो कितना, 3/7 होगा। और 3/7 काम कैसे बचा हुआ, देखो 260 लोग थे, इसमें से n लोग और उन्होंने ऐड करे, और n लोग और ऐड करे, और बचे कितने दिन होंगे, 26 दिन बचे होंगे। और 26 दिन में से 18 दिन तक 18 घंटे ये काम कर रहे हैं। भाई 18 घंटे काम कर रहे हैं ना पूरा। अब 18 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे, काम करेंगे मेरे दोस्त ये 3/7। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब 7 से 7 कट जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, जब आप इसको सोल्व करोगे, ये आएगा आपके पास 260n। 260n इज इक्वल टू आएगा 3 गुणा 260 प्लस के 260 गुणा 66, और प्लस के हो जाएगा आपके पास 16। आपके पास 16 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा आपके पास 4 गुणा
4 गुणा 26, 26 गुणा 18। जब आप इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल के आएगी, n की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 180। जब आप इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू 180 निकल के आएगी, यानी कि 180 180 व्यक्ति उसमें स्टार्टिंग में थे। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहना चाह रहा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई बतानी कितनी होगी। आप मुझे बताओ, ट्रेन की लंबाई अगर भाई मोटरसाइकिल से, अगर ट्रेन एक मोटरसाइकिल को पार कर रही है तो यानी कि अपनी दूरी पार करेगी। भाई अगर कोई मोटरसाइकिल को पार कर रही है ट्रेन, तो इसका मतलब वो है कि वो अपनी ही दूरी को पार करेगी। तो उसकी दूरी मैं मान लेता हूँ एक्स, एक्स मैंने उसकी दूरी मान ली, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है मोटरसाइकिल। तो अगर ये एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो मतलब कि एक ही दिशा में चल रहे होंगे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे 54 को माइनस कर देंगे 72 में से, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 18, और 18 हो जाएगा 5/18, तो 5/18 का मतलब हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और कितने समय में पार करती है, 1 मिनट में पार करती है, कह रहा है 1 मिनट में। तो ये हो जाएगा लंबाई मतलब दूरी बटे चाल बराबर कितना हो जाएगा, समय, समय कितना है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो 60 सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300, 300 मीटर की वो ट्रेन होगी। आगे इतनी बात समझ में। ट्रेन अगर किसी मोटरसाइकिल को, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को अगर पार करती है तो वो अपनी ही दूरी को तय करती है, तो अपनी ही दूरी तय कर रही है। और क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जो मोटरसाइकिल की स्पीड हो जाएगी वो 72 में से घट जाएगी। तो 72 में से घट जाएगी तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हम निकाल देंगे कितनी, 300। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38। आपको बताना है ये जो संख्या है मेरे पास 4961 को 35 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्या आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बता दो। देखो इसको डिवाइड करने के बाद 35 से क्या आएगा, तो आसान है, आप अगर डायरेक्ट भी डिवाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा। 35 से डिवाइड कर दो। आज तो मेरा गला दुख गया बोलते बोलते। 35 का ना 35 आ जाएगा, बचेगा कितना, आप 4 बचेगा, 1 बचेगा, 6 हो जाएगा। अब 35 जो 35 दिया कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 35 की मल्टीप्लाई आप कर दो किससे, 35 की मल्टीप्लाई आप अगर 5 से कर दोगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 3 पंजे 15। 35 की मल्टीप्लाई आप करो 4 से, 4 से जब आप मल्टीप्लाई 140 आएगा। तो 35 चौका कितने होते हैं, 140 होते हैं। तो कितना बचेगा, 6 और 1 61 बचेगा। तो 35 दूनी 70 होते हैं, और 35 ही कम 35 होते हैं, तो 35 ही कम 35 होते हैं। तो 35 इसमें से घटा दो बस आप। देखो 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 35 से विभाजित किया जाने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 35 अगर इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएंगे, 6 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 4 और 1 बचेगा, ठीक है। 35 ही कम 35, और ये कितना बच जाएगा। फिर तो आंसर गलत आ रहा है हमारा यार, ऐसे तो हमारा आंसर गलत आ रहा है बबुआ, ऐसे तो हमारा आंसर ही गलत आ रहा है। ओ हो, एक गड़बड़ इसमें हो गई हमारी। ये क्वेश्चन था 49 की पावर 61, ये 49 की पावर 61 था। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी इसमें हमारी गड़बड़ हो गई। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन हमारे, तभी तो मैं कह रहा आंसर क्यों नहीं सही आ रहा। ये जो क्वेश्चन था ना, मैं इसको एक बार अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। आज तो खैर टाइम लगेगा ही, कोई बात नहीं। ये इसकी पावर में था 61, ये 61 इसकी पावर में था 61। अब आप इसको सोल्व करना है हमें, इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको बताना है क्या आंसर आ जाएगा। इसको बताने के लिए सिंपल है, आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसमें आप करो भैया कितना, 49 को अलग लिख दो, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 49 गुणा 49 की पावर 60 लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 49 गुणा 49 की पावर 60 लिख दो और नीचे कर दो 35। तो देखो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार, ये कट जाएगा आपके पास 5 बार।
यानी मैं कह सकता हूँ 7 × 49 की पावर 6, 60 सॉरी 6 नहीं है 60 है, और बटे आ जाएगा आपके पास 5। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? बोलो इतनी बात एकदम क्लियर होगी आपके पास। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 बचेगा। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा। और दूसरी बात, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा क्योंकि 10 बचेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, मल्टीप्लाई यहाँ अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचेगा? यहाँ अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचेगा? आप बोलोगे यहाँ डिवाइड करोगे तो भैया 1 बचेगा, क्योंकि 5 से 10 बार चला जाएगा तो माइनस के 1 की पावर 16 आ जाएगी, 60 आ जाएगी, यानी 2 बच जाएगा। अब ये तो 2 शेषफल बच गया, लेकिन शेषफल एक्चुअल क्या था? क्योंकि हमें 7 से डिवाइड करा था तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 7 से मल्टीप्लाई, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। तो 14 इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39। 39 क्वेश्चन है और आपको इसमें मजा आने वाला है क्वेश्चन में। 39 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये यूपीएससी में आया क्वेश्चन है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको बताना है आपको कि ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी ये बताना है आपको। मैंने डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। अगर 2 की पावर का साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 की पावर की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी कि 4 घात के बाद वो अपना रिपीट करती है हर एक नंबर। तो आप मुझे इसको 4 से डिवाइड कर दो तो इसका यूनिट डिजिट का नंबर रिपीट होता है, तो यानी कि एक बात 32 की पावर 1 बच जाएगी। अब 32 की पावर 1 का जो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। इतनी बात आगे समझ में। अब इसकी बात करो। अब क्योंकि क्योंकि मेरे दोस्त 2 की पावर 4, 4 का मल्टीपल जो होता है वो अपनी साइक्लिसिटी होती है उसकी 2 की, यानी हर 4 घात बाद 2 अपना यूनिट डिजिट सेम रिपीट करता है। तो यहाँ अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 24 3 बच जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 हो जाएगी, और 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, और 8 + 2 कितना हो जाएगा? 8 + 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना? 8 + 2 हो जाएगा 10, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। आज की क्लास का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। आज की क्लास का ये हमारा आखिरी प्रश्न है और इसका हमें बात बतानी है। आपको ये क्वेश्चन बताना है करके, इसको मैं देता हूँ आपको होमवर्क के तौर पे। 9 से डिविजिबल, ये ध्यान रखना है। ये जो है ना, ये जो है ना, ये आपके पास डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है, यानी कि 206 के बाद डॉट 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 260 है। इसको 9 से विभाजित करना, आपको इसका होमवर्क बताना है, क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, बात आगे समझ में। उम्मीद करूंगा क्लास आपको समझ में आई होगी। हालांकि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपको क्लास समझ में आना बहुत ज़रूरी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, जिसकी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्लास को आपको समझ में आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपके कितने नंबर बने हैं, आपको 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।